हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं भारत के योजना आयोग के बारे में डिटेल में जानेंगे। और योजना आयोग के द्वारा यहाँ पे आप सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी। तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं या फिर योजना आयोग के बारे में आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। 100% एक क्वेश्चन तो आता ही है हर एग्ज़ाम में आपके, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का, कांस्टेबल का, जो भी एग्ज़ाम हो आपके आने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थोड़ी सी डिटेल में वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है 20-25 मिनट की वीडियो हो जाए, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेकिन एक नंबर आप लोगों का 100% आज की वीडियो देखने के बाद आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग को ही प्लानिंग कमीशन कहते हैं। वैसे अब ये काम नहीं करता, इसकी जगह पे अब आ गया है आपका नीति आयोग। लेकिन इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते हैं, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन भारत सरकार की एक मुख्य एजेंसी थी जो 5 साल की योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करती थी। योजना आयोग के बारे में इतनी जानकारियाँ हैं यहाँ पे कि जो विभिन्न सरकारी परीक्षाएँ आपकी हैं, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया है, उसमें 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम क्यों ना हो, एक क्वेश्चन आता ही है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई इसके बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष कौन होता था, उपाध्यक्ष कौन होता था। तो 15 मार्च, याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 जब आपका देश गणतंत्र हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 महीने के अंदर ही अंदर आपके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह एक सरकारी निकाय था जो देश की आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना बनाया करता था। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाया जाए कि मानव के और जो आपकी भौतिक संसाधन उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, जिसकी वजह से पूरे देश की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, रोजगार को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को अवसर उपलब्ध कराया जाए। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी जो डायरेक्ट आपको प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट करती थी। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम के, वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जो मीटिंग होती थी वो अध्यक्ष की देखरेख में होता था, यानी प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते थे। लेकिन जो बाकी के कामकाज थे वो उपाध्यक्ष देखता था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि किसी एक कमीशन के सारी चीज़ों को देखभाल कर सके, इसलिए एक उपाध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। अगर यहाँ पे पहले उपाध्यक्ष की बात की जाए योजना आयोग के, तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। और आप सभी को पता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल क्या था इसका योजना आयोग का। योजना आयोग आप सभी को अभी मैंने बताया कि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है योजना आयोग ने भारत में। योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करके ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। योजना आयोग ने देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाई, उपलब्ध और संभावित संसाधनों दोनों के साथ, कि उपलब्ध कौन सा संसाधन है और कौन सा संसाधन हम डेवलप कर सकते हैं, उन सभी के लिए का यूज करके दोनों का संतुलन बना के योजनाएं बनाई। योजना की 2 प्रमुख जिम्मेदारियां थी आयोग की। पहली, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, और दूसरी, कई योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी की यहाँ पे का भी निर्धारण करना। यानी कि योजना तो बनाना ही, उस योजना को कैसे सही रूप से यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए, उसको कैसे सफल बनाया जाए, उसका निर्धारण भी योजना आयोग का ही था। तो ये मुख्य कार्य थे योजना आयोग के। ठीक है, अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं। आपको मैंने बता दिया अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, कब शुरुआत हुई थी योजना आयोग की और क्यों हुई थी, इसकी आवश्यकता क्या थी, इसके कार्य क्या थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इसकी PDF चाहिए आप लोगों को इस वीडियो की, तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अब पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए, 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प
नहीं बचा था। भारत का पुनर्निर्माण किया जाए, इसके अलावा और कोई विकल्प भारत के पास नहीं बचा था। इसलिए राजनीतिक नेताओं ने को देश के तत्कालीन हालत में सुधार करने के लिए अर्थव्यवस्था का चयन करना था। वह आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था, जिससे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। जिस तरह से नाम स्वयं से ही बात यहाँ पे स्पष्ट होता है, भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहा गया था। पंचवर्षीय योजना का एक बनाने का एक उद्देश्य हुआ करता था कि एक लक्ष्य रखा जाता था कि ये कार्य मुझे अगले 5 साल में करना है, और लास्ट में 5 साल के बाद वो चेक किया जाता था कि कितना हम उस कार्य को कर पाए हैं, कितना % अचीव कर पाए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती थी पंचवर्षीय योजना में। 5 साल की योजना परिप्रेक्ष्य योजनाओं के मूल रूप से अल्पकालीन संस्करण है। एक परिप्रेक्ष्य योजना एक दशक की 20 साल तक फैले देश की दीर्घकालीन लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती थी, और पंचवर्षीय जो योजना थी वो उसको शॉर्ट फॉर्म में उसको देखती थी कि 5 साल में कितना लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, इसी तरीके से उसको 20 साल में उसको किस तरीके से हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है। भारत में बनाई गई पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन का विचार जो है वो रूस से आया था, जो उस समय USSR था, वहाँ से लिया गया था, वहाँ से प्रेरित था ये पंचवर्षीय योजना। 5 साल की योजनाओं की धारणा के बाद भारत ने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की, और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे पंचवर्षीय योजना समाप्त करके यहाँ पे अब जब प्लानिंग कमीशन ही समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग आ गया, तो वहाँ पे पंचवर्षीय योजना को भी समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे एक एक पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या कार्य हुआ, पूछ लेगा कि कृषि पे सबसे ज़्यादा जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस तरीके से सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1951 से लेकर 1956 तक ये चला था, 5 साल देख सकते हैं आप। 51 से 56 तक, 51 से 56 तक। और यह योजना हैडोर डोमर मॉडल पर आधारित थी। 2 साइंटिस्ट थे, रॉय हैडोर और FC डोमर, ये दोनों लोग का नाम है यहाँ पे, 2 वैज्ञानिक थे। इनके मॉडल पे यहाँ पे आधारित था। इनका मतलब ये मॉडल ये था कि कोई चीज़ है, जैसे आर्थिक विकास 2 चीज़ों पे होती है कि अर्थव्यवस्था में कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं, और वो पूंजी निवेश करने के बाद हमको वो उत्पादन कितना दे रही है। यानी हम कोई पैसा मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमको रिटर्न कितना दे रही है, इसी चीज़ को इसको कह सकते हैं हैडोर डोमर मॉडल, इसी पे आधारित था। इसने कृषि, प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया। यह योजना सफल साबित हुई, क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई। भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड, मेट्टूर बांध की प्रमुख बांध परियोजना इस योजना अवधि के दौरान ही शुरू की गई थी। इस योजना की अवधि के अंत में यानी कि 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू कर दिए गए थे। यानी कि 1956 में भारत के 5 IIT शुरुआत हो गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही। सामुदायिक विकास परियोजना भी इसी में शुरू की गई थी। अब देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आपके एक साइंटिस्ट थे PC महालनोबिस, यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था। इन्होंने इस योजना को बताया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में इनका कहना था कि औद्योगिक उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाए कृषि के साथ साथ, और तेजी से औद्योगिकरण में के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया जाए। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इस योजना के तहत की गई थी। आप समझ सकते हैं कि प्रथम में तो कृषि पे आधारित कृषि को फोकस किया गया था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही महालनोबिस जी ने ये बताया कि जिस तरीके से आप कृषि पे ध्यान दे रहे हो उसी तरीके से औद्योगिकीकरण पे भी ध्यान दीजिए। इस योजना की लक्षित विकास दर क्या थी? 4.5%, और यहाँ पे पाया कितना गया था? 4.27%, यानी कि थोड़ा सा 0.23% कम रह गया था जितना लक्ष्य रखा गया था। यानी कि एक तरह से मान ले तो ये सफल यहाँ पे पंचवर्षीय योजना थी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि भारत देश के लिए सबसे असफल पंचवर्षीय योजनाओं में से एक है।
तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक के लिए बीच हुआ था। क्यों ये फेल हुआ था ये भी मैं बता दूं। यहाँ पे भारत ने 2 युद्ध लड़ा था, एक पाकिस्तान से, दूसरा चाइना से। उसके बाद इसी समय के बीच में 61 से 66 के बीच में भारत में काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से पैदावार भी गिर गई थी। इसकी वजह से यहाँ पे इस पंचवर्षीय योजना को फेल माना जाता था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया गया था। ये आपके गाडगिल जी थे, उन्होंने इस योजना का मॉडल बनाया था। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था। लेकिन 1962 में चीन और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। आपको पता है 2 युद्ध हुआ था इसके बीच में, 62 में और 65 में, तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 5.6% और लक्ष्य यहाँ पे 2.4 से 2.5% ही यहाँ पे प्राप्त किया गया था, यानी आधे से भी कम यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। अब समझ सकते हैं कि 2 युद्ध लड़ रहा है 5 साल के अंदर कोई देश, और सूखा भी पड़ रहा है, तो हर तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम थी। अब इस पंचवर्षीय योजना के खराब होने के बाद प्लान हॉलीडे, यहाँ पे भारत सरकार को मजबूरन प्लान हॉलीडे लाना पड़ा, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, प्लान था, उसकी छुट्टी कर दी गई थी। उसकी जगह पे यहाँ पे देखेंगे 1966 से 1969 तक तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलीडे लाने के लिए यहाँ पे मजबूर हुई थी। इस अवधि के दौरान 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी, यानी कि 5 वर्ष योजना छोड़ के 3 वर्षीय योजना बनाई गई थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कृषि, इसकी संबद्ध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता यहाँ पे दी गई थी। प्लान हॉलीडे के बाद अब फिर से चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 69 से 74 के बीच में। इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया था। प्लान हॉलीडे के बाद याद रखिएगा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हरित क्रांति पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। और यहीं पे 1969 में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, याद रखिएगा। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर रह गई थी 3.3%। उभरने में टाइम लग रहा था। ठीक है, अब चौथी के बाद आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1974 से 1978 तक। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा दिया गया, मुद्रास्फीति की जांच की गई, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का यहाँ पे के बारे में सोचा गया और न्याय पर जोर दिया गया। योजना का मसौदा राजनयिक डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। पंचवर्षीय योजना या पाँचवीं जो थी वो डीपी धर जी द्वारा तैयार की गई थी, एक राजनयिक थे। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। यहाँ पे युद्ध हुआ था, इसके पहले 2 युद्ध हुए थे, यानी कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पे इस बात पर ध्यान दिया गया कि हम अपना उत्पादन तो बढ़ाएं, कृषि उत्पादन, लेकिन साथ में हमको अपने रक्षा में आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा रक्षा पे ध्यान दिया गया था, हरित क्रांति पे ध्यान, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की शुरुआत की गई थी और कृषि उत्पादन पे भी जोर दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। अब यहीं पे शुरुआत होती है जनता पार्टी की। जनता पार्टी के सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया। यहाँ से देखेंगे आप तो 74 से 78 4 साल ही होते हैं, 74 से 75, 75 से 76, 76 से 77, 77 से 78, यानी 4 साल में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसकी लक्षित वृद्धि यहाँ पे 4.4% माना गया था कि हम 4.4% से वृद्धि हम करेंगे, और यहाँ पे हम इन्होंने पूरा एग्जैक्ट 4.4% इसको प्राप्त भी किया था। अब रोलिंग प्लान आता है, क्योंकि 4 साल में इसको समाप्त कर दिया गया था, तो रोलिंग प्लान आता है। जनता पार्टी सरकार में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर देती है और नई छठवीं पंचवर्षीय योजना 78 से 83 पेश करती है। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब यहाँ पे देखेंगे राजनीतिकरण हो रहा था। जनता पार्टी आई 1978 में, तो चौथे साल में ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, पाँचवीं को, और छठवीं स्टार्ट कर दिया गया। फिर 2 साल के अंदर यहाँ पे कांग्रेस फिर आ गई सत्ता में, तो उसने फिर से छठवीं पंचवर्षीय योजना को वहीं पर रोक दिया, नई छठवीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत कर दी गई। ठीक है, पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि रोलिंग योजना किस पंचवर्षीय योजना को, तो छठवीं की जो पहली छठवीं पंचवर्षीय योजना जो पहली वाली थी, जो जनता पार्टी ने लाया था, उसको रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है।
अब कांग्रेस वाला जो छठा पंचवर्षीय योजना था 80 से लेकर 85 तक, वो उसको देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि आर्थिक वृद्धि अब यहाँ पे धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी भारत में। यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित था। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। यहाँ पे देखेंगे तो जितना अनुमान था उससे ज़्यादा वृद्धि पहली बार भारत ने अचीव किया था। यहाँ पे लक्षित था, छठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.2% और लक्ष्य को प्राप्त किया और 5.4% की वृद्धि दर्ज की भारत ने। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था। सातवीं, इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया। 1989 में यह योजना सफल रही और इसकी लक्षित थी 5% और प्राप्त हुआ 6.01%। अब वार्षिक योजना आई अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति से पूरे देश में क्राइसिस चल रही थी, तो वार्षिक योजना आई 1989 से 91 और 91 से 92। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 और 92 के बीच अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई थी, तो 1989 से 91 और 91 से 92। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार का संकट का यहाँ पे सामना करना पड़ा था, आप सभी को पता है। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार भारत के पास बचे हुए थे, जो कि अब इस समय 600 अरब के आसपास है। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी समय आए थे हाईलाइट में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार लॉन्च किया, जिसके लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने के कगार से वापस लाया था। यहीं से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी कि यहीं से भारत का मार्केट विदेशों के लिए खुल गया था कि विदेश की कंपनियां आए भारत में और निवेश करें। आठवीं पंचवर्षीय योजना है, यहाँ पे देखेंगे। इस योजना में ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। कब हुआ था? 92 से 97, याद रखिएगा। आठवीं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करना था, गरीबी में कमी करना था, रोजगार के अवसर पैदा करना था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। यहाँ पे इस योजना के तहत, आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 5.6% वृद्धि दर यहाँ पे अनुमानित की गई थी और जो प्राप्त हुआ था 6.8%। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे देश में वृद्धि हुई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक के लिए यहाँ पे आया था, 1997 से 2002 के लिए। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी थी। इसके अलावा न्याय व समानता के साथ विकास पर भी जोर दिया गया था। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई गई थी। सभी को भोजन और पोषण सुनिश्चित यहाँ पे किया गया था और जनसंख्या पर नियंत्रण करना और वृद्धि दर यहाँ पे 6.5% अनुमानित की गई थी और 5.4% यहाँ पे प्राप्त की गई थी। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002। अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से लेकर 2007 तक के लिए था अवधि इसका। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी की वृद्धि दर 7.7% रही। यहाँ पे देखेंगे, इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। किस पंचवर्षीय योजना की? 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। योजना के दौरान प्रति वर्ष 5 से 7 कह सकते हैं अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया था। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित यहाँ पे साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य यहाँ पे रखे गए थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है ये। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च यहाँ पे 7% से अधिक की वृद्धि दर यहाँ पे प्राप्त किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया था। इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि दर अब तक किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई थी। तो 7.7 10वीं पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे ग्रोथ रेट था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 8% को बढ़ाकर 10% तक करना था। 12वीं योजना में 10% इसको बनाए रखना था ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति की आय जो है वो दोगुनी की जा सके। यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दीजिएगा, राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना, याद रखिएगा नाम, राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 के बीच में।
70 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा किए गए थे। शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करने का लक्ष्य रखा गया था। वनों का यहाँ पे जो ग्रोथ था वो 5% से बढ़ाने का था, यानी कि जितने भी वन थे उसको इस पंचवर्षीय योजना में 5% बढ़ाना लक्ष्य रखा गया था। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों में के लिंगानुपात को 2011 तक 935 करना था। इसे 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के सारे लक्ष्य थे। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, इस पंचवर्षीय योजना का समय था 12 से 17, लेकिन इसको 15 में समाप्त कर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि दर यहाँ पे हासिल करने का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक कम करना था। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संचार यहाँ पे संरचना विकास इस योजना का प्रमुख केंद्र था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12 से 17 तक का था, लेकिन 15 में ही यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना की गई। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को हटा के नए भारत के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन क्यों हुआ, यहाँ पे इसको भी देखते हैं। केंद्र सरकार ने योजना आयोग के प्रतिस्थापन के रूप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना की। फुल फॉर्म पूछ सकता है नीति का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक था, सोचता था चीज़ों को करने से पहले, फोरम की तरह कार्य करता था, जिसने 5 साल की योजनाओं को लागू किया और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधनों को आवंटित करना यहाँ पे शुरू किया। नीति आयोग के परिषद में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक डिप्टी चेयरमैन, विशेषज्ञों की टीम होती है जो सीधे प्रधानमंत्री को संपर्क करती है, यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। योजना आयोग नीति आयोग के विपरीत राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट करता था। नीति आयोग व भारत का योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण से देखता था, सभी शक्तियों का केंद्रीकृत करता था सभी को, जबकि नीति आयोग जो था वो जमीनी स्तर पर कार्य करता था, यहाँ पे करने का निर्णय लिया, वहीं राज्यों की भागीदारी को भी यहाँ पे बढ़ाया गया। तो ये था नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस भी देख लिया आपने, और योजना आयोग के बारे में और सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी तरीके की अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।